मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये 25 साल से दुनिया के दूसरे अमीर तरीन बिजनेसमैन चले आ रहे हैं। इन्होंने एक बार अपनी कामयाबी का फार्मूला बताते हुए कहा था, बर वक्त फैसले। इनका कहना था, आप ख्वाह कितने ही ज़हीन, मेहनती, तालीम याफ्ता और खुशकिस्मत हो जाएं, लेकिन अगर आप में बर वक्त फैसले की अहलियत नहीं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। इनका कहना था, कुदरत इसलिए कुदरत है कि यह बर वक्त फैसले करती है। हमें मानना होगा हम पाकिस्तानी बर वक्त फैसलों और उन पर अमल करने की अहलियत से महरूम हैं, लिहाजा हम पूरी दुनिया से जूते खा रहे हैं। आप सिर्फ दयामर बादशाह डैम को ले लीजिए। हमने यह डैम बनाने का फैसला 1980 में किया था। इस डैम के इफ्तिताह 4 वजीर-ए-आज़म कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने 1998 में, शौकत अजीज ने 2006 में, यूसुफ गिलानी ने 2011 में और इमरान खान ने 2020 में इफ्तिताह किया, लेकिन डैम ना बन सका। दयामर बादशाह डैम जो एक अजीम मंसूबा है, उस पर मैं यहाँ के जो गिलगित के मेरे बहनें और भाई हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनकी एफर्ट से आज ये कामयाब हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो अपने गिवन टाइम के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। बादशाह डैम जिस पे 1400 अरब रुपए लगेगा, इसका भी हमने अपने वसाइल से पैसा लगाने का फैसला किया है। 100 अरब रुपए की हमने जमीन खरीद ली है, इसका हम काम शुरू कर रहे हैं। ये तरबेला से भी बड़ा होगा, ये मंगला से भी बड़ा होगा और ये पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने चलास में फरमाया, जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, दयामर बादशाह डैम, इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ। दुनिया आगे निकली है और हम उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए देर ही सही, लेकिन दुआ कीजिए अल्लाह ताला कम से कम हमारी जिंदगी में यह डैम मुकम्मल कर दे। हम कौमी फैसलों में ताखीर क्यों करते हैं, यह हमारा आज का इशू होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नए बहरान का सायरन बजा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। वादे करने में बिलीव करती है, लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही। अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं किया, गंदम का बहरान पाकिस्तान में आ सकता है। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है, गंदम केपीके से स्मगल हो रही है, लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। आज आटे की कीमत में 5 से 6 रुपए किलो इजाफा हो चुका है। क्या हुकूमत इस इजाफे से वाकिफ है या फिर कौम 2 माह बाद एक और कमीशन का इंतजार करे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ लाहौर में तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। स्काइप पे हमारे साथ चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब, ये फरमाइएगा सर, सबसे पहले तो ये आटे का बहरान कि सिंध के अंदर जो बहरान पैदा हो गया है, इसमें मेरा ख्याल है आपकी गवर्नमेंट का ज्यादा हाथ है। इन्हें गंदम खरीदनी चाहिए थी, इन्होंने गंदम खरीदी नहीं। और अब आने वाले दिनों में बल्कि पूरा साल जो बहरान रहेगा आटे का कराची और सिंध के अंदर, तो सर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि ये पहले इवन जो बहरान अभी पैदा हुआ वो केपीके के अंदर शुरू हुआ। केपीके में इस वक्त भी 1100 साढ़े 1100 का आटे का थैला मिल रहा है। और अभी अगर आप देखें, मुलाहिजा फरमाएं तो ये जो रोटी है वहां पे केपीके के अंदर वो 15 रुपए की और नान 20 रुपए का हो गया। अभी 2 दिन पहले की खबर है। और उसके बाद फिर पंजाब ने पहले सराद बंद की और उसके बाद उसको भी खोलना पड़ी। सिंध ने पहले बंद की, सिंध को भी फिर खोलना पड़ता है। तो ये जो 144 लगाकर अपने प्रोविंस अपने अंदर रखते हैं वो नहीं रह सकती, क्योंकि आटे की कीमत जो है वो
ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आटा बाहर स्मगल होगा, ईरान के रास्ते भी होगा, वहां से भी होगा, और हो रहा है मुसलसल। फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट को प्राइसेस को कंट्रोल कर पा रही है। पंजाब में भी उसका पूरा नहीं हुआ, रीजन यही है। और गवर्नमेंट के पास, पास्को के पास अपने हैं, वो खोले और नहीं खोल रहे अभी। तो और प्रॉब्लम अब ये है कि ये बेसिकली गंदम का सीजन है, अगर इस सीजन में भी आटा नहीं अवेलेबल तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये अक्टूबर और नवंबर में क्या सूरत हाल होगी फिर। नहीं, देखिए जो सर, दो बुनियादी चीजें हैं। मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान है, मियाँ साहब का भी वही बैकग्राउंड है। देखिए, जब गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होगी और यहाँ पे कम रखेंगे, और आपको 2 साल हो गए, आपने की कीमत बढ़ानी थी, जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर है। एक बंदे से आपने जबरदस्ती 1400 रुपए उठा ली, 1450 रुपए उठा ली। आज वो खुद अगर खरीदने जाता है तो वो 2000 रुपए मन उसको बाजार से गंदम मिल रही है, 2100 रुपया, 2000 रुपए, 1900 कभी किसी कीमत पे। तो आप उससे अंदाजा करें। और इन्होंने पंजाब के अंदर जबरदस्ती गंदम उठाई। जिस बंदे ने 100 एकड़ गंदम काश्त करनी है, उसने 100 मन या 150 मन तो बीज ही रखना है, उसकी 25 मन रहने दिया, बाकी सारी उठा ली है। ये गंदम की बुआई पे एक और क्राइसिस पैदा होगा। सो आपको वहां पे उस वक्त सीड्स की जरूरत होगी, और सीड इस कदर महंगा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। सो इन्होंने वही क्राइसिस पैदा कर दिया जो मुशर्रफ के दौर में था। आपको याद है, मुशर्रफ के दौर में 2007, 2008, 2007 के अंदर लाहौर में आटे की तकसीम पे 3 लोग मर गए थे, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर इस कदर पॉलिसी को चेंज किया कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया, और फ्लड्स के बावजूद 2010 और 11 के फ्लड्स के बावजूद हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लोकस्ट का है। उसने गंदम की फसल को खासा पिछले साल नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इनको कोई होश ही नहीं है। ललाई साहब ने कहा था, और इस वक्त भी लोकस्ट। अब वैसे आपसे सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सर 3 माह बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? क्या हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी? वैसे तो गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है कि आप इंपोर्ट कर लें, और जाहिर है अगर बाहर गंदम नहीं अवेलेबल होगी, क्योंकि इस वक्त जाहिर है ये जो कोरोना था इसकी वजह से पूरी दुनिया का साइकिल खराब हो गया, तो बाहर अगर महंगी होगी और हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो क्राइसिस जाहिर है बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे कि वो आटा खरीद सके। तो क्या सूरत हाल होगी सर? मेरे ख्याल ये क्राइसिस और बढ़ेगा। एक तो खैर से इनका दस्ते मुबारक ऐसा है कि जिस चीज में हाथ डालते हैं उसकी तबाही कर देते हैं। मसलन ये इन्होंने चीनी का क्राइसिस शुरू हुआ तो चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट शुरू की, तो 70 रुपए, फिर 85 रुपए, फिर आज 90 रुपए नोटिस लिया तो 85 से 90 हो गई है। फिर तेल की देख ले, तेल का नोटिस लिया तो वो मिल नहीं रहा था 25 दिन, 25 रुपए कीमत में इजाफा किया तो 25 मिनट बाद हर पेट्रोल पंप पे तेल मौजूद था। फिर आप देख लें, दवाइयों का देख लें, आप मास्क देख लें, कोई चीज आप देख लें, बहरान पे बहरान है जो पैदा हो रहा है। और ये कभी किसी को माफिया का जिक्र करते हैं, कभी किसी का। माफिया तो अंदर बैठे तेल का माफिया। सर ये फरमाइएगा कि अगर गवर्नमेंट ने अभी कोई बड़ा फैसला ना किया आटे के और गंदम के मामले में, तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? बहुत बुरा हो रहा है। मैं एक गुजारिश कर दूं जी मियां जावेद कि देखें चौधरी साहब, रियासत में हुकूमतें बनती हैं, मसाइल सर उठाते हैं, मगर रियासत हुकूमतें जो होती हैं मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देती हैं, उसका तमाशा नहीं बनाती। बदकिस्मती ये है कि 2 सालों के अंदर आप देखें अगर कोई मसाइल पैदा हुए हैं तो इनकी कैबिनेट के लोगों ने उसका ऐसा तमाशा लगाया है, वो कोई JIT हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, आप डॉलर स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, कोई आप मुझे ये बताएं कि जिस पर इन्होंने तमाशा ना लगाया हो। अब आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं चौधरी साहब, अभी चौधरी मंजूर साहब भी वही बात कह रहे थे कि 70 सालों में इन दिनों में जब फसल नई नई आई हो गंदम की, क्या इस तरह का बहरान कभी आपने देखा था? और अगर आप मुझे ये बताएं कि जो आज जिस तरह इस बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बद इंतज़ामी जो देखने में आ रही है, इनकी गवर्नेंस, इनके इंतज़ामी मामला जो देखने में आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइलिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान को ये हल करने की तरफ नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह यह है
चौधरी साहब के ये कहते हैं माफिया। उसमें एक गवर्नमेंट सेकंड, क्या करेगी? अगर आटा फ्लोर मिल्स हैं सर, फ्लोर मिल्स हैं, अगर वो आटा महंगा बेचेंगे या मार्केट के अंदर एक मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाएगी और गरीब आदमी तक अगर आटा नहीं पहुंचेगा, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है सर? लोगों को भी तो एहसास करना चाहिए, मिल ओनर्स को भी तो एहसास करना चाहिए लोगों का। मैं जो आप बात कर रहे हैं इस पे आने से पहले मैं इतना कह दूंगा, इसका वाहद हल ये है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं माफिया के लिए, करप्शन के लिए। जब तक ये सहूलतकार को आप हटाएंगे नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। वो किस तरह? मुझे ये कहना ये है कि 22 साल से आपका चौधरी ख्याल साहब, ये है कि अगर इमरान खान साहब चले जाएंगे तो गंदम भी आ जाएगी, आटा भी आ यार, जाएगा, कड़ी दिल भी खत्म हो जाएगी, तो भाई- सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, कराची को बिजली मिल जाएगी। सर ये अजीब सी बात लगती है। ना चौधरी साहब, इससे पहले इमरान खान साहब के आने से पहले क्या यही पाकिस्तान, यही ज़राई मुल्क गंदम जरूरत से ज्यादा पैदा नहीं कर रहा था? मुझे ये बताएं कि क्या इन दिनों में पाकिस्तान के अंदर कभी आटे का बहरान पैदा हुआ था? मुझे ये बताएं कि कभी इससे, हाँ, दिसंबर जनवरी में जाके आटे की बाज़ औक़ात शॉर्टेज पैदा हो जाती थी, ये बात दुरुस्त है। और यही मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि मसाइल पैदा होते हैं, मगर हुकूमतें जो होती हैं मसाइल का हल तलाश करती हैं, उसका तमाशा नहीं लगाती। ये बताएं कि इन दिनों में तो सब आप भाई घराने जरा पूछ रहे थे, भाई साहब ये सिंध की तरफ से आज पहला अलार्म बजाया गया, पहला सायरन बजाया गया आटे पे। उन्होंने कहा जी आटे का क्राइसिस पैदा हो रहा है, आटा अब कंट्रोल में नहीं है, सिंध के अंदर आटा नहीं मिल रहा लोगों को। कराची में भी 5 से 6 रुपए किलो आज इजाफा हो गया उसके अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, बलोचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, और ये हो रहा है जुलाई के अंदर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि नवंबर दिसंबर में क्या होगा पाकिस्तान में। पहले तो मैं आटा वाली बात पे बात करूंगा, फिर इन दोनों भाइयों की बात पे बात करूंगा। 81,000 टन गंदम 1475 रुपए की सप्लाई कर देगी है मिलों को, 860 रुपए का थैला पंजाब में, और तकरीबन 14,000 टन आटा केपीके को भेज दी गया। सिंध ने गंदम जारी नहीं की। सिंध वाले ये जो दो मेरे भाई रोना धोना कर रहे हैं, आज से 2 हफ्ते पहले ये क्या कर रहे थे, इन्होंने कोई इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब, आज मिड जुलाई है, 15 जुलाई है, आज इनके साहब 78,000 बंदा मरना था। आपके प्रोग्राम में था कि कब्रिस्तान है, उसमें कोई जगह है। ये सिर्फ मायूसी बेचते हैं, इनकी ना कोई वैसे उमर साहब ने भी कहा था 12 लाख मैं अगर नहीं हो तो 12 लाख का कहा था ना उसको इन्फेक्ट होने का। ये दोनों मेरे भाई कहते थे कि ये तो कब्रिस्तान बना दिया, लोगों का कत्लेआम कर दिया। इन्होंने क्या बेचना है? क्रेडिबिलिटी सिफर, पार्टियां टूटी हुई, पब्लिक है नहीं, मुस्तकबिल इनका ब्लीक है। इन्होंने यही बेचना है, मायूसी, टिड्डी दल खत्म हो गया, ये बना के बेच रहे हैं। आटा चीनी पे रिकॉर्ड कमीशन बना, लोगों को एक्सपोज किया। आटे का कोई क्राइसिस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। क्राइसिस है, मसला है, हुकूमत हल कर रही है, लेकिन जो रोना धोना ऑपोजिशन है, अगर इनका मसला आटा नहीं है भाई, 1150 मसला ये है। 20 केजी का थैला मिलेगा तो लोग रोएंगे। कल चांडियो साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब चुप इसलिए कि वो एनआरओ मांग रहे। इनका मसला करप्शन के केसेस है। ये कहते हैं कल नहीं आज इमरान खान हुकूमत जाए ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। एक बात ये दोनों सुन ले, आटे का बहरान है, आप बोलें हल करेंगे, हल करना जिम्मेदारी है, लेकिन जो चेहरा आपका पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है, जितना मर्जी रोना धोना डालें, आपकी कोई इस मुल्क में ऑप्शन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। अब ऐसे एक सवाल आपसे कि ये जो गवर्नमेंट ने गंदम रिलीज की है किस रेट पे की है? 1475 रुपए के रेट पे की है। 1475 रुपए ये 40 किलो का, ये फी मन यही है ना सर? जी जी। अब आटा जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो है 1150 रुपए में। सिंध में है 1060 का, पंजाब में 860 रुपए का। 860 रुपए 860 वैसे मिल नहीं रहा। नहीं, अब आप मिल नहीं रहा वैसे। जरा अपनी रिपोर्ट में कल के प्रोग्राम में मैं आ जाता हूं। पंजाब में आटा 860 रुपए का है, सिंध में चूंकि वहां माफिया बैठा है 1070 रुपए का आटा है। सिंध ने गंदम जारी नहीं की। जो मैं बता रहा हूं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स हैं। ये जो रोना धोना है उसके पीछे कल जाए आज जाए इमरान खान हुकूमत जाए, वरना इन सब ने अंदर जाना है। देखिए एक मन पे अगर 1000 रुपए कमा रहा है माफिया, कमा लेता है,
और अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 22 करोड़ लोग हैं और 2 महीने बाद अगर एक और कमीशन बन जाता है और उस दौरान पता चलता है कि 300 करोड़ रुपए खा गए हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा फिर इसमें? देखिए, कोई भी माफिया जब हरकत होती है उसके बाद हुकूमत उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, मामलात आते हैं। अगर माजी में इन कार्टेल्स में ये लोग ना बैठे होते, कोई एक्शन होता, तो आज हम और आप उस पर बात कर रहे होते। मुझे पीपल्स पार्टी बता दे या नून बता दे, एक कमीशन इमरान खान की तरह इन्होंने बनाया हो, मामले की तह तक गए हो, ये बैठते हैं। एक्शन कोई नहीं हुआ सर, मैं चाहता हूं चौधरी साहब, अब देखिए एक्शन ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट का क्या फायदा? आप मुझे बताएं, रिपोर्टें 10,000 ले आए सर। 35 सालों में आपने रिपोर्ट ही नहीं बनाई। हमें 35 दिन तो दे एक्शन लेने के लिए, आप पीछे पड़ गए सोटी लेके। ठीक हो गए कि हमने रिपोर्ट तो बनाई, इनको बताएं। चौधरी साहब से कहें, मियां जावेद साहब से कहें, एक रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब ने या ज़रदारी साहब ने निकाली हो उसका मुझे हवाला दें। साहब ये कह रहे हैं कि कम से कम रिपोर्ट तो हम जारी करते हैं, आप तो रिपोर्ट भी जारी नहीं। रिपोर्ट के बाद रिस्पॉन्स का टाइम देना। आटे का क्राइसिस नहीं है, सिंध के अंदर है सिर्फ, और वहां पे माफियाज की वजह से नहीं, वो गंदम नहीं जारी कर रहे हैं। पहली तो ये बात है, ये तो कहेंगे इस मुल्क में ना चीनी का क्राइसिस है, ना कोई क्राइसिस है, ना आटे का क्राइसिस है, ना तेल का क्राइसिस है, ना दवाइयों का क्राइसिस है। ये कोई भी नहीं मानेंगे। जो असल क्राइसिस है वो तो गवर्नेंस का क्राइसिस है। ये बड़े बहादुर लोग हैं, इन्होंने तो हर जेआईटी की रिपोर्ट जारी कर दी है। मुझे जरा सिर्फ छोटी सी मासूमाना मेरी 2-3 जेआईटीज के बारे में क्वेश्चन है। डेरा इस्माइल खान जेल टूटी थी, उसमें एक जेआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट किधर है, किसने जारी की है? एपीएस स्कूल का एक सानिया हुआ था केपीके के अंदर, उसमें इनका कोई एक जेआईटी, उसका किधर है? एक ताहिर दावड़ इस्लामाबाद से एसपी अगवा हुए थे और कत्ल हो गए, और उस पे एक जेआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट किधर है? अभी मैं बीसीओ गिनवा सकता हूं, ये बताइए तो सही किधर है? इश्यूज है ना, ये बड़े इश्यूज पे बनाते हैं। आपको देंगे, मेरी बात सुन ले। इन्होंने एक मेहरबानी की है, वो एहसान को छोड़ दिया है, और वो आज धमकियां दे रहा है बिलावल साहब को, और कह रहा है कि आपका अंजाम वो करेंगे जो आपकी मां का किया था। और हुकूमत अभी तक खामोश है, चुप है, और उसकी बजाय उस पे कोई बात करने की बजाय, उसको कंडेम करने की बजाय उल्टा। अच्छा, वैसे सर मुझे ब्रेक लेने चाहिए। मसला ये है कि उससे वैसे धमकी दी कैसे है? क्या आपको फोन किया है, या उसने एसएमएस किया है, या कोई बयान जारी किया है, या एक बयान आ गया? अगर कोई ना कोई एविडेंस होगा तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना। ये एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद जी। चोई साहब कुछ कह रहे थे आप? अच्छा देखिए, हम इनको ये कहते हैं कि उसने ऑफिशियल ट्वीट, पहली तो ये बात है कि ये हुकूमत क्यों नहीं बताती कि वो कैसे इनकी हिरासत से कैसे निकला। ये बताए हुकूमत कि जो इतना वांटेड है, जिसने एपीएस के कौमी असेंबली में जी, ये कौमी असेंबली सर सबसे बेहतरीन फोरम है, आप पार्लियामेंट में जाए, वहां से पूछें गवर्नमेंट से। नहीं, वहां पे सवाल दिया, आज तक जवाब नहीं है। वहां पे सवाल बाकायदा जमा करवाया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, उसका आज तक जवाब नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने आज तक उस पर एक लफ्ज क्यों नहीं कहा? उसामा बिन लादेन पे क्यों हुकूमत खामोश है? उस पे जो सवाल किया था, अगर उसामा बिन लादेन शहीद है तो जो उन्होंने हमारे फौजी शहीद किए हैं उनकी वो क्या है? फिर ये सवाल उभरता है। तो ये अभी तक कंफ्यूज है, चूंकि ये उनके सहूलतकार हैं इस वक्त, इसलिए वो कोई एक बात नहीं, उल्टा कंडेम करेंगे। अच्छा, वैसे अली ज़ैदी साहब ने एक सवाल आज उठाया है, वो आपने उनकी अगर ट्वीट देखी हो तो मैं वैसे आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। उन्होंने कहा बीबी शहीद का एक गैर तस्दीक शुदा खुफिया तहरीरी बयान जिसे इनकी वसीयत के तौर पर पेश किया गया, कौम को बेवकूफ बनाने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कब्जा करने, इंतखाबात जीतने और लाल शहबाज कलंदर की सरजमीन को 21 सालों तक तबाह करने के लिए काफी था। अब सबका इंकशाफ किया जाए। वो तो सर आपसे वसीयत मांग रहे हैं। ये किसने कहा है? ये अली ज़ैदी साहब। किसने कहा है जी? अली ज़ैदी साहब आपसे वो वसीयत मांग रहे हैं जिसके जरिए बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन बने और ज़रदारी साहब को चेयरपर्सन बने। बात सुन लेना, एक वजीर वो है जिसकी अपनी डिग्री जाली साबित हो गई है, उसका रिकॉर्ड जमा हो गया है, जो $200 अरब बाहर से लेकर आना था, जिसके वालिद साहब बाहर स्टूडेंट वीजे पे गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार। दूसरा ये है, और इसका तो एक्चुअली वो जो कहा है उस दिन सईद गनी ने कहा है कि इसका जो है कनेक्शन है, ये जो एम्बेजलमेंट है सारी, ये जो अबराज ग्रुप वाला है, वो बड़ी जल्दी बता देगा कि ये कैसे
सारे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और वो तेल निकालने गया था ये वजीर। ये सच का पुतला जो है, आप सुन तो लेना, ये जो सच का पुतला है वो तेल निकालने गया था, वहां पे कौम का तेल निकाल दिया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इसी ने वो सारा झूठ बोला था कि तेल निकल रहा है इस मुल्क के अंदर, और पता नहीं कितने मिलियन डॉलर वहां पे इसने खर्च कर दिए। सो सवाल ये है कि ये अपना जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने को किसी ने नहीं कहा था वसीयत के अंदर कि बिलावल भुट्टो को बनाए। बिलावल भुट्टो को हमने बनाया था। बिलावल भुट्टो था, कोई वसीयत में नाम नहीं था। ये चूंकि उन्होंने एक तूफान बदतमीजी तो करनी होती है, और तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ बदतमीजी। वो ये कुछ भाई साहब कहना चाहते हैं आपसे, मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ जाना। जी जी, इनका सवाल सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। हमने तो यही सुना था कि बिलावल साहब को मोहतरमा का खत था जिसमें बिलावल साहब ने चेयरमैन बनना था और चलो मेरे पे बैठ में डाले, बनना था। आपको अली जैदी साहब का आपको 13 साल बाद अली जैदी साहब का आपको बहुत गुस्सा है जो मैं कह रहा हूं, सुन लेना बैठ में डाले इसमें। जय साहब, अगर मेरी बात सुन करने देना। अच्छा, मैं जो आपको अली जैदी के तेल निकलने वाली बात पे गुस्सा है, तो वाकई पाकिस्तानी इदारों ने तेल निकालने की कोशिश की थी और कौम को कहा था कि दुआ करें वो तेल निकले। आप जो आज, अब जो साहब मुझे बात करने देना, बिलावल साहब की धमकियों की बात है। अगर तो धमकी कोई जेन्युइन है, कोई सबूत दें, बिल्कुल रियासत पाकिस्तान को उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इसमें कोई बात तो करें। एक ट्वीट किसका कर दिया, उस ट्वीट का क्या सबूत है, उस ट्वीट की क्या बैकग्राउंड है? ट्वीट्स पे तो बहुत कुछ होता जा रहा है जी। चौधरी साहब, उसको सीरियस ना लिया करें आप। कोई धमकी आई है तो उसका सबूत दें, उसमें गवर्नमेंट एक्शन करे। इस मामले में तो कोई किसी का नहीं है। ये जो आप हमें जोड़ है एहसान इसकी वजह यह है भुट्टो की जमात जो अमन की जमात थी, जो जमहूरियत की जमात थी, भुट्टो की जमात में उज़ैर बलोच जैसे 200 बंदों को कत्ल करने वाले लोगों के लिंक्स निकले हैं। अब आप चाहते हैं कि सब आपकी तरह हो जाएं, ठीक है, जावेद नहीं है। आपका आपकी लीडरशिप का उज़ैर बलोच के घर जाना और उसका 198 कत्ल मानना भुट्टो की जमात के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे जावेद लतीफ साहब, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे मियां साहब की तरफ जाने दें। मियां साहब, एक और इशू जो आज इमरान खान साहब वो गए हैं, आप देखें उद्यामर बादशाह डैम, उसका इफ्तिताह हो गया है, अब उस पर काम जारी है। आपको एक दाद गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि एक प्रोजेक्ट जो 45 साल से एक्टिव नहीं हुआ था, इन्होंने कम से कम उसको एक्टिव तो किया। नहीं, जहां तक इनको शाबाश देने का तल्लक है तो वो तो हम शाबाश 2 सालों से दे रहे हैं कि जिनके इफ्तिताह पहले मंसूबों के हो चुके हैं, तीसरी चौथी दफ़ा कर रहे हैं, वो ठीक है, आप बात कहते हैं। लेकिन मैं एक और बात पहले करना चाहता हूँ। जो चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि इनके मशीर ख़जाना फरमाते हैं कि इंपोर्ट जो गंदम होगी उस पर सब्सिडी दी जाए, अपने किसान को सब्सिडी नहीं देनी और माफियाज को सब्सिडी से नवाजना है। दूसरा, मैं एक और अर्ज कर दूं कि चौधरी मंजूर साहब से मुझे गिला है। मैं गिला ये करना चाहता हूं चौधरी मंजूर साहब से कि खुदा का खौफ करें। आप आसानुल्लाह आसान का किन से कह रहे हैं कि इनको एक्शन लेना चाहिए था? जो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में बैठकर ये बात कहे कि अल-कायदा को हमने तरबियत दी, जो ये कहे कि अफगानिस्तान की सरहद मुस्तकिल सरहद नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर ये बात करे आज की ईरान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर दे दिया और जिन्होंने आजाद कश्मीर को भी कहा कि ये भी दांव पे है, और भाई उनसे आप तवक्को रख रहे हैं। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि आप मुझे ये बता दे कोई कि खुदा का खौफ करें। जावेद चौधरी साहब, आप भी अगर कर सकें तो मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के इनका क्या तल्लक? भाई मैं फिर वो सही बात कर रहा हूं ना कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, हुकूमतें वक्त जो होती है वो हल करने की तरफ बढ़ती है, तमाशा नहीं लगाती। और भाई इनका तल्लक क्या है पीपल्स पार्टी से? वसीयत कोई करे, कोई इलेक्ट करे अपनी जमात का किसी को करूं। मियां साहब, आपको सर याद नहीं है 2007 और 2008 की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वसीयत पे एतराज किया था, आपको याद नहीं सर? मैं एक सेकंड, मैं ये बात कह देता हूं। अगर मैंने एतराज किया था, अगर मेरी जमात ने किसी ने एतराज किया था तो गलत किया था।
मैं आज भी ये कहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी के वर्कर का राइट है, ये पीपल्स पार्टी का राइट है कि वो अपनी क़यादत किसको चुनता है। मगर चौधरी साहब, इनको किसने राइट दिया कि ये दूसरी जमातों की लीडरशिप के मुतालिक बातें करे? इनको किसी ने राइट दिया? आप मुझे ये बताएं कि वैसे ये बात उनकी दुरुस्त है, उनका वर्कर जाने, उनकी पार्टी जाने, उनकी क़यादत जाने, आपको उसमें कीड़े निकालने की क्या जरूरत है? देखें, कोई भी पार्टी कौमी पार्टी होती है, उस पे मैं कल पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। साहब मुझे जवाब देना था, मुझे आप स्किप कर गए। चौधरी साहब बात करने देना। भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान दिया था, इन्होंने रोटी की बजाय भूख दी, कपड़े की बजाय इन्होंने पता नहीं कफन दिए, और मकान आज आप ऐसी हमदर्दी में कह रहे हैं। मैं भुट्टो के फलसफे का कायल था, इसीलिए इमरान खान आज मकान बना रहे, इन्होंने तो मकान छीने। तो मैं भुट्टो मेरी पार्टी है, भुट्टो की पार्टी पे कब्जा हो जाए तो ज्यादती है, मेरा हक है। ये कौन सी बात है? कब्जा किया हुआ उस पे? तो वो यही कब्जे की बात करे। आपने कहा आप क्या हवाले कर दें पार्टी, क्या करें? मैं इनकी बात करता हूं। ये जो इनसे पूछें कि आपने जो ये कहा था ये आपने वापस ले लिया, जो आपने शर्जील मेमन पे केस बनाया था उसको वापस लेते हैं, डॉक्टर आसम पे केस बनाया था वापस लेते हैं, जरदारी साहब का पेट फाड़ने वाला बात वापस लेते हैं, आपने जो अयान अली का केस बनाया था करप्शन का वापस लेते हैं, सारा वापस लें। आप उन्हें कहें साहब सब पे माफी मांगे, आप माफी मांगे नहीं मेरे साहब। मैं जावेद चौधरी साहब माफी तो मांगेंगे इंशाल्लाह, ये एक एक बंदे से, और कोई इनको माफ नहीं करेगा जो 2 सालों के अंदर इन्होंने अदारे तबाह किए हैं, इनको जो सब मुनासिब नहीं है। मैं ये इन्होंने बात की है, मैं खामोशी से सुनता रहा हूं। सब वैसे मुझे ब्रेक ले लेंगे, मेरी बात वैसे वापस आऊंगा आपकी तरफ सर, आप इस दौरान तैयारी कर लें। मसला ये है कि अगर आपने माफी मांगनी है तो सारे केसों पर माफी मांगनी पड़ेगी जो आपके गवर्नमेंट ने जरदारी साहब पे और उनकी पार्टी पे बनाए थे। आपके पास एक सवाल छोड़ो यार, छोटे से ब्रेक के दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैं चौधरी मंजूर साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये बाइस साहब का बड़ा अच्छा इरादा है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। वो ये कहते हैं उससे पहले पार्टी का साफ होना बड़ा जरूरी है। नहीं, ये अपनी पार्टी को तो इन्होंने साफ कर दिया है। एक बंदा बताएं जो इनका बुनियादी बंदा हो। मैं आज भी आदि सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 53 साल पहले जो बनने वाली पार्टी है वो लोग मौजूद हैं, और बिलावल साहब का उस वसीयत के अंदर कोई नाम नहीं था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने उनको चुना था। तो वो कहता कौन है जो मतलब बंदा वैसे ही शर्मसार हो जाता है जिसकी डिग्री जाली हो, वो उठकर तकरीरें करता है वहां पे असेंबली के अंदर। आप अंदाजा कर रहे हैं ना इनकी हुकूमत को। दूसरी बात यह है चौधरी साहब कि इनको ये बताना पड़ेगा इस हुकूमत को कि ये कैसे फराज, चूंकि एपीएस के जो वालिदैन हैं वो मुतालबा कर रहे हैं। वो मुझे तो किसी ने बताया वो इस्लामाबाद मुजाहरा करने आ रहे हैं, वो सारे वालिदैन, कि हमें बताया जाए कि हमारे बच्चों का कातिल कैसे रिहा हो गया। तो किस तरह से किसने रिहा किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये देखें ये इनके अपने क्राइसिस हैं, इनके अपने इश्यूज हैं जो ये दूसरे लोगों पे डालते हैं। अब ये बहुत बिक गया, अब आप लोगों की बारी। 17 केसेस आपके केपीके के हैं। ये अली जैदी के ने माना है, इसके लोग आपने बीआरटी के में इसको ठेका दिया हुआ है। जो लोग जो हर चीज का खुरा आपके घर की तरफ जा रहा है और आप दूसरों को गालियां देने आकर बैठ जाते हैं। बहुत बिक गया ये 2 साल। हमने आपकी जेल देखी, हमने सारे इस मुल्क के हर हुक्मरान की जेल पीपल्स पार्टी ने देखी। अब आपकी बारी है। लेकिन सर देखिए ना, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी थी, ये गवर्नमेंट कर रही है। दियामर भाषा में बार बार गवर्नमेंट स्टार्ट तो हुआ ना, काम तो शुरू हुआ ना सर। ये गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट पे अपनी तख्ती लगा रही है। इनको हर चीज जो है वो इफ्तिताह हुई मिली है और उस पे ये अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ये एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन थी, इसका बड़ा लंबा काम था, बाकी काम था। ये आज तक बताएं इनका अपना प्रोजेक्ट कौन सा है। एक फ्लैगशिप देखिए सर, ये मुराद सईद साहब ने कहा था कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में तीसरी बड़ी यानी अच्छी स्टॉक एक्सचेंज या तरक्की करने वाली स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है। तो सर गवर्नमेंट ने काम तो किया ना वैसे सर। तो कौन सी स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करने वाली बन चुकी है? वो कहां थी? 52,000 से उठाकर ये कहां पे लेकर आए? किस चीज का हर चीज का डाल दिया? अच्छी कौन सी चीज है ये दुनिया के अंदर? कौन सी एक मिसाल दे दे ये काम इन्होंने किया। ऐसा पूछ रहे थे वैसे सर, वो स्टॉक एक्सचेंज तो हमारा वो स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो गया। वो 30,000 तक आ गई है और कहां गई थी 58 तक, 55,000 तक। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे होगी? पहली बात ये कि जो मंसूबों की बात कर रहे हैं
आप तो इस तरह की बात ना करें यार। 35 सालों में आपसे जो नहीं हो सका, आप इन पीपल्स पार्टी नून के 35 सालों में मुझे एक डैम बता दें जिसका इन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो। हाँ, आप लैंड प्रोक्योरमेंट में आप अच्छे हैं क्योंकि आपके बंदे आगे जमीनें खरीदते हैं और उनको कमीशन मिलता है। जितने आपने बिजली के मंसूबे लगाए उसके बदले में एक ने सरे महल में जगह बनाई, दूसरे ने लंदन फ्लैट बनाए, जितने मोटरवे बने उसमें कमीशन आई। चले मैं एक सवाल 2016 में द्यामर भाषा की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ये कागजी कार्रवाइयां तो 35 साल। मेरा सवाल है, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, पीपल्स पार्टी नून लेके 35 सालों का एक डैम जिसमें इन्होंने कोई ईंट लगाई हो बता दे। बताइए। अगली बात, दूसरी बात, एक और सवाल पूछे। आप बातें ना करें। आप इमरान खान 3 बार सुने ना, चल सब सुन लें। इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, मैं इनको 2 दर्जन करप्शन के केसेस इन दोनों के बताता हूँ। इमरान खान की जात पे एक करप्शन का केस बता दें, यही कौन फैसला करेगा? यही कौन फैसला करेगा? डॉक्यूमेंट हो, एविडेंस हो, हवाई बात है। बस मैं एक चीज चौधरी साहब अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ी बात हो गई, अभी आप मुझे कह रहे थे कि और कितनी माफिया मांगेंगे। मैं चौधरी साहब आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जब अदम एतमाद हुआ तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता कि किस तरह क्या होता रहा और कौन कौन उसमें शामिल होता रहा, मगर मैं ये ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2 सालों की कारकर्दगी मुझे ये बता दें जिससे आवाम को कोई 1 रुपए का रिलीफ मिला हो। मुझे कोई बता दे कि 2 सालों के अंदर अदारों में कोई बंदा किसी ने सुख का सांस लिया हो, अदारों की बेहतरी के लिए इन्होंने काम। हाँ, एक काम इन्होंने ज़रूर किया है, लोगों की, अदारों में बैठे लोगों की वीडियोस, अदारों में बैठे लोगों की जासूसी करके इन्होंने उनको ब्लैकमेल करके अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की है। हाँ, अगर इसको आप खिदमत कहते हो, अगर आप इसको ये कहते हो कि ये JIT पर बड़ा अमल करते हैं। किस केस की बात कर रहे हैं सर? कौन सी वीडियो, कौन सी ब्लैकमेलिंग मियां साहब? मैं अगर अब मैं वैसे तो वीडियोस बहुत सी इन्होंने बनाई हैं, मैं 1-2 का जिक्र कर देता हूं। जासूसी का इन्होंने बहुत से लोगों की मैंने 1-2 का जिक्र कर देता हूं। मैं काजी ईसा फायज साहब का जिक्र कर देता हूं, मैं जिक्र कर देता हूं अरशद मलिक की वीडियो का, मैं जिक्र कर देता हूं जनाब चेयरमैन नैब का। मलिक की वीडियो आपने बनाई है मियां साहब? यस, हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूं ना। 2003 में जो अरशद मलिक की वीडियो बनी थी वो किसने इस्तेमाल की, जिसके प्रेशर में आके अरशद मलिक साहब फैसला बदलने पर मजबूर हुए। दूसरा मैं ये आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ, जज बशीर से चुप कराएं यार, जज बशीर से दरख्वास्त करके नवाज शरीफ साहब ने अरशद मलिक के लिए अपना केस फिक्स करवाया इस वीडियो के बाद। एक सेकंड मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें, चौधरी साहब ये मुनासिब नहीं है, चौधरी साहब ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब देखिए सर, वो मेरे साथ बोलिए। वैसे इनका नुक्ता भी वैलिड है सर, वैसे क्योंकि वो अरशद मलिक साहब ने जो अपना एतराफी बयान दिया था उसमें लिखा था उन्होंने। अच्छा, मुझे फिर अगर अरशद मलिक का ही जिक्र करना है तो मैं अरशद मलिक से पहले शुरू करता हूं। मुझे ये बताएं कि क्या अरशद मलिक ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि मुझे 12 साल नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया गया? क्या जहांगीर तरीन ने यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ को बैलेंस करने के लिए मुझे सजा दी गई? क्या पंजाब असेंबली के स्पीकर जो आज के हैं वो क्या फरमाते हैं? क्या मुझे ये आज कहने की इजाजत आप नहीं देंगे कि आज के वजीर दाखिला एजाज शाह इनके बारे में क्या कहते हैं और नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं? खुदा का खौफ करें यार। मुझे ये बताएं कि आप किसी को फांसी पे लटका दें, किसी प्राइम मिनिस्टर को हाईजैकर बना दें और उसके बाद भी ये कहें कि बड़ा जनाब इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान के अदारों में। मसला ये मियां साहब, ये इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये जहन में रखें, ये सारे केसेस पुराने हैं। ये हिस्ट्री की गवर्नमेंट को तो 2 साल हुए। हमारा इनसे कोई शिकवा नहीं, हमारा इनसे कोई गिला नहीं। हम तो ये कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो जब सिलेक्ट करती है किसी को,
वो तरीकाकार गलत है। सिलेक्शन कमेटियां पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अवाम को बराह रास्त लोगों को ज़ियाउल हक वाली का मौका सिलेक्शन मिलना कमेटी के चाहिए, बाद वरना ये तमाम सिलेक्टेड जो है सिलेक्शन कमेटियों को पाकिस्तान खत्म की कर तबाही देना करते चाहिए। हैं और इन सिलेक्टेड ने पाकिस्तान की तबाही करके रख दी इनका है। मतलब है जो ज़ियाउल हक की सिलेक्शन कमेटी थी उसका जो ओपनिंग बैट्समैन था वो इनको हीरो लगता है और बाकी इनकी जो सो कॉल्ड सिलेक्टेड कमेटियां हैं वो इनको पसंद नहीं है। वैसे आपको सिलेक्शन कमेटी से आए? मैं तो उनकी बात कर अच्छा, रहा हूं, उनकी उनकी बात। बात। अब इन्होंने दूसरा सवाल किया नहीं, कि नहीं, गरीब पूछ आवाम लो के लिए जरा। क्या किया। पाकिस्तान की तारीख थर्ड का आप अंपायर खोल लेना, कौन था? सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन का 160 अरब का प्रोग्राम इस हुकूमत ने दिया और कोविड को जिस तरह हमने डील किया आप ठीक तो हो गया। 1.5 लाख चोई लोग साहब, मारने एक मिनट आएगा, पे चोई आए साहब, चोई थे। साहब। एक जुमला, ये जो जज अरशद मलिक है ना, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब ने जज बशीर से केस हटा के अरशद मलिक के पास लगवाया, इसीलिए था अरशद कि मलिक अंदर को से लगाया कोई- ये आपकी गवर्नमेंट में हो गया। अरशद मलिक को ये लगाया चोई साहब, किसने? जज साहब का conduct और है। अरशद चोई साहब, मलिक के- चोई साहब, अरशद फरमाइए मलिक सर। की हिमायत में किस किस वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये भी बताएं। चोई साहब इनसे पूछें किस किस ने उसके हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी। चौधरी साहब जी, चौधरी मियां साहब, साहब चौधरी साहब, देखिए जी, आज जी, की जी, सर, एक तो प्रोजेक्ट शुरू किया था मुस्लिम क़यामत में। आज एक शहीद हुए हैं जी, कोरोना से। 3 डैम के प्रोजेक्ट वाइस शुरू हो गए। चांसलर वाइस चांसलर शहीद हुए हैं। मियां साहब एक मिनट जरा। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर है मुस्तफा कमाल पाशा, वो शहीद हुए। वो पिछले महीने मिनिस्टर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि कोई मसला नहीं, हर चीज कंट्रोल है। और आज वो शहीद हुए हैं और ये दावे कर रहे हैं कि कंट्रोल हो गया है कोरोना इस मुल्क के अंदर। जो डाटा है लाहौर के कब्रिस्तान का वो क्या है, पिछले साल जून में 1700 लोगों की डेथ हुई है, इस साल 3700 की डेथ हुई है, 2000 लोग ज्यादा है और ये कह रहे हैं 480 लोग कोरोना से मरे। ये क्यों अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। आपने टेस्ट करने कम कर दिए, टेस्ट नहीं होंगे तो इस मुल्क के अंदर कोई कोरोना के मरीज खत्म हो जाएंगे। वो ट्रंप ने कहा था ना, नो टेस्ट नो पॉजिटिव केसेस। तो जब टेस्ट ही आप खत्म कर देंगे तो वो आप अपने आप नीचे आ जाएगा। इन्होंने बंद कर दिए। खत्म हो गया। वेंटिलेटर्स की ऑक्सीजन की डिमांड रही है, डेथ रेट गिर रहा है। आपने जो नक्शा खींचा था कि 1.5 लाख बंदा मरेगा, वो सिर्फ आपका वावेला था। आज अब पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की डिमांड कम हो रही है। लोगों पर रहम करे और आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।